हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप देख रहे हो। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि मैट्रिक्स मिनिमम मॉडल, वैम। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वैम प्लस मॉडी, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड प्लस मॉडी, यानी कि पहला स्टेप जो वैम था और सेकंड स्टेप मॉडी। तो हम लोग पहले देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है। तो एग्जाम में आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन देखने मिलेगा। एक कंपनी हैज़ फैक्ट्री, 3 फैक्ट्री है इनके पास और 3 वेयर हाउस है। और यहाँ पे आप देखोगे जो फैक्ट्री 200, 160 एंड 90 यूनिट इसका वीकली कैपेसिटी है, और जो रिक्वायरमेंट है 180, 120 एंड 150। और इस तरह का मैट्रिक्स आपको बना हुआ एग्जाम में आएगा। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डिटरमाइन द ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द कंपनी इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द टोटल शिपिंग कॉस्ट। तो पहले, अभी से पहले जो हम लोग प्रैक्टिस किए थे वो वैम था। और अब जो हम लोग करेंगे, अगर हमको किसी भी शिपिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो वो मॉडी के मेथड से करते हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख लेते हैं। कुछ नहीं है, जैसे हम लोग पहले मॉडी को सॉल्व, वैम मेथड सॉल्व करते थे, वैसे ही सॉल्व करना है। तो आप लोग को याद होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते थे कि पेनल्टी निकालते थे। अब पेनल्टी कैसे निकालते हैं? जो सबसे मिनिमम है और सेकंड मिनिमम नंबर है उसका डिफरेंस को ही पेनल्टी कहते हैं। तो अभी हम यहाँ पे पेनल्टी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम नंबर क्या है हमारे पास? 12, और सेकंड मिनिमम क्या है? 16। इसका डिफरेंस क्या होगा? 4। इसी तरीके से हम इसका पेनल्टी निकाल लेंगे। 4, 6, 8, 2, 16 और 4। ठीक है, और पेनल्टी निकालने के बाद क्या करते हैं? जो सबसे मैक्सिमम पेनल्टी होता है, ठीक है, उसको लेते हैं। सॉरी, यहाँ 16 ना होकर 12 होगा। ठीक है, तो जो मैक्सिमम नंबर होता है उसको हम लोग पेनल्टी में लेते हैं। ठीक है, तो ये जो W2 है ये हम लोग का पेनल्टी कॉलम है। ठीक, और आप लोग को अगर ध्यान है तो इसमें जो मिनिमम होगा उसको हम लोग अलाउट करते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम क्या है? 8। ठीक है, ठीक है, मिनिमम 8 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि सप्लाई कितना है? 160, डिमांड 120। तो विच एवर इज मिनिमम 120, तो इसको 120 अलाउट करेंगे। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 0। और 160 माइनस 120 होने पे 40। ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो सप्लाई में 40 बच गया। अब उसके बाद क्या करते हैं कि ये W2 जो है ये क्या हो चुका है? 0। इसको हम लोग हटा देंगे। अब हमारे पास क्या? W1 और W3, F1, F2 और F3। ठीक है, हम पहले से बना रखे हैं। फिर से सेम स्टेप करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, तो जो यहाँ पे सप्लाई और डिमांड लिखा है, कौन सा? ये, इसको लिख लेंगे। ठीक, हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग को इसका सम लेंगे कि सप्लाई का सम कितना है और डिमांड का सम कितना है। तो इसका आएगा 450। 450 ये बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं है तो वो अनबैलेंस प्रॉब्लम कहलाएगा, और उसको फिर हम लोग डमी रो लगा के सॉल्व करते हैं। तो सेम यहाँ पे भी सबसे पहले क्या लिखेंगे? डिमांड सप्लाई लिख लेते हैं। ये इसका सप्लाई और ये इसका डिमांड है। ठीक है, तो वो इसका है 180, 150, 200 और 40, और इसका सम करेंगे। सम कितना आ रहा है दोस्तों? 240, 180, 150, 200, 160, नहीं सॉरी, 240, 90, 40, 90। ठीक है, हाँ अब सही है। तो इसका सम कितना आएगा? 240 प्लस 90, 330। 330, और इसका भी सम कितना आना चाहिए? 330 ही आना चाहिए। अगर आता है तो बैलेंस से, नहीं आता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुका है। तो इसका भी आ गया 330। पहला हम लोग को हर एक स्टेप में सेम चीज़ रिपीट करना है, अपन रिस्क नहीं ले सकते हैं एग्जाम का। अब सेकंड स्टेप क्या है? पेनल्टी निकालेंगे। पेनल्टी कैसे? इसमें तो 2 ही है, तो इसका पेनल्टी हो जाएगा 4, 4, 10, 2, 4।
अब आप लोग को पता है कि मैक्सिमम पेनल्टी लेते हैं, यहाँ पे 10 है, 10 लेंगे, और इसमें से जो मिनिमम होता है वो अपन लेते हैं। मिनिमम क्या है यहाँ पे 16, ठीक, मैनेज कर लो। तो विच एवर इज मिनिमम, सप्लाई यहाँ पे मिनिमम है तो 90 यूनिट इसको अलॉट करने के बाद यहाँ पे आएगा 0, और 150 में अगर हम 90 माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ पे बच गया मेरे पास 60, ठीक है। थर्ड स्टेप में फिर से सेम करना है, अपने को डिमांड सप्लाई लिख लेना है। तो अब देखो ये जो कॉलम है ये 0 हो चुका है, F3, तो F3 को हटा देंगे हम लोग, उसको नहीं लेते हैं। सेम है बिल्कुल, हम लोग जैसे पहले से सॉल्व करते आ रहे हैं, 150 60, इसका सम करके चेक कर लेंगे कि हमारा सोल्यूशन पहले तक सही है। तो ये 240 240 आ गया, मतलब सही है। फिर से पेनल्टी निकालना है, ये हो जाएगा 4 4 6 4, आप लोगों को पता है मैक्सिमम लेते हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम आ गया अपने पास। मैक्सिमम में क्या लेते हैं भाई, तो मिनिमम लेते हैं, तो ये हो गया 12, ठीक है। तो डिमांड और सप्लाई में जो मिनिमम होगा वो अलॉट होगा, तो यहाँ पे डिमांड मिनिमम है कितना है 60, तो इसको हम 60 यूनिट अलॉट करेंगे, तो इसके पास बच जाएगा 140 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब 0 होने का मतलब क्या है, W3 वाइप आउट करेंगे, सिर्फ W1 अब हमारे पास है। फिर से सप्लाई लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना आया था 140 40 और ये 180, देख सकते हो इसका जो सम आ रहा है 180 आ रहा है। अगर दोनों इक्वल आ रहा है डिमांड और सप्लाई तो हम सही जा रहे हैं, अदरवाइज कहीं ना कहीं एरर हो चुका है तो हमको वापस से रीचेक करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब फिर से पेनल्टी का निकालना एक ही है, तो 140 हम इससे अलॉट करेंगे और 40 हम इससे अलॉट कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हमारा सॉल्व होगा। अब जितने हम लोगों ने ये एलोकेशन किए सबको एक जगह लिख लेंगे एक टेबल में, ताकि एरर ना हो। तो आप देख सकते हो स्टार्ट हम लोग किए थे यहाँ से, ठीक है। 128 पे है, 16 पे 90 है, 12 पे 60 है, 16 14 पे 140 एंड 40 है। तो इसका हम एलोकेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको 140 मिल गया, 14 को कितना था 40, 120 और 12 को कितना था 60, फिर उसके बाद 16 को था 90, ठीक है। तो इस तरह से अलॉटेड सेल को हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अब आगे का पता ही कैसे करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कैसे, 16 इंटू 140, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा अब सम कितना आ रहा है, 40 इंटू 120 इंटू 8, 16 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 90, और इसका सम आ जाएगा हमारे पास 5920। ये क्या है आंसर, ठीक है। तो अब तक जो सॉल्व करते आ रहे थे वो यहीं तक था। जो 5920 ये इसका क्या है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, यानी कि ट्रांसपोर्टर को 5920 रुपीज़ दो और वो सारे जो भी आपके गुड्स है फैक्ट्री से वेयर हाउस के बीच वो सारे ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। बट आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, डिटरमाइन द ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द कंपनी इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द टोटल शिपिंग कॉस्ट। तो अब अपने को देखना है क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि अपन इससे कम खर्चे में ट्रांसपोर्ट कर सकें। तो इसको वो चेक करने का जो मेथड है वो दो मेथड है, पहला मोडी है, दूसरा स्टेपिंग स्टोन है। तो अभी हम लोग मोडी पे बात करेंगे कि मोडी मेथड का यूज़ करके कैसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं या फिर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसको क्या, ठीक है, हाँ। तो मॉडी को अप्लाई करने से जो पहले रूल है क्या, उसके लिए एक कंडीशन दे रखा है। वो कंडीशन क्या है कि रो प्लस कॉलम -1। इसका क्या मतलब है बता रहा हूँ। जैसे रो कितने हैं 3, कॉलम कितने हैं 3, तो 3 3 +3 -1
यानी कि कितना हो गया 3 + 3 6 - 1 5। इसका मतलब है कि 5 एलोकेशन होने चाहिए, तभी हम मॉड अप्लाई कर पाएंगे। तो देखते हैं 5 एलोकेशन है या नहीं है। 1 2 3 4 5, ठीक है भाई 5 है, मतलब कर सकते हैं। अगर 5 नहीं हुआ तो फिर हम लोग को उस तरह से बनाना पड़े, तो डिजेनरेसी का केस हो जाता है, तो उसके सॉल्व करने का अलग प्रोसेस है, वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तो 5 है तो हम लोग मॉड अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि जो एलोटेड सेल है, मतलब जैसे ये जो आया ना, जिस पे हम लोग एलोकेशन के 16 पे 114, 14 पे 40, 120 पे 8, तो इसको क्या कहेंगे एलोकेटेड सेल। ठीक है, तो एलोकेटेड सेल को यहाँ पे हम लिख लिए, कुछ भी नहीं किए, सब कुछ वही सिमिलर सेम टू सेम है। ठीक है, इतना कर लेना है और नामांकन कर देंगे रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। अब सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। तो इसके लिए एक इक्वेशन बनाना होगा हमको कि कहीं कहीं पे वो R1 C1 करके रहता है किसी बुक में, किसी बुक में U1 + V1 करके रहता है। ठीक है, तो ये जो 16 है इसको हम देखो ऐसे बनाते हैं, सेम टू सेम R1, देखो R1 + C1, ठीक है, इक्वल टू 16 लिख सकते हैं ना, इसका ही मतलब तो यही होता है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, उसी तरीके से R2 8 + C2, तो इसको सम करके R2 + C2 8 कर सकते हैं। C3 + R3 16 हो सकता है। R1 + C3 = 12 हो सकता है। नहीं समझे? जैसे C3 + R1 को अगर ऐड करेंगे इक्वल टू 12 होगा ना, मैट्रिक्स यही होता है। तो इसके लिए एक इक्वेशन बनाएंगे सबसे पहले। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है R1, तो यहाँ पे लिखेंगे R1। ठीक है, फिर नीचे क्या है C1, यहाँ पे लिख देंगे C1 इक्वल टू कितना भाई 16। तो सेम टू सेम जिसका जो यहाँ पे जो भी सेल है उसी सेल में हम लोग उसी तरीके से इक्वेशन बना लेंगे, सेम टू सेम उसी तरीके से। ठीक है, बनाते हैं फिर। तो इसका हो जाएगा R2 + C1 = 14, R2 + C2 = 8, R1 + C3 = 12 और R3 + C3 = 16। ठीक, सेम टू सेम है। अब देखते हैं अब क्या करना है आपने। अगर हमको ये अब बेसिक अलजेब्रा है जो कि अपन जूनियर क्लास में पढ़े थे, अगर हम लोग के पास ये इक्वेशन है, R1 के वैल्यू में कुछ अगर पुट कर दे तो C1 के वैल्यू निकल जाएगा। नहीं समझे, बता रहा हूँ। जैसे R1 + C1 = 16। ठीक है, अगर हम C1 का वैल्यू 0 पुट कर दें या फिर अगर हम R1 का वैल्यू 0 पुट कर दें तो क्या हम दूसरा वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो R1 का वैल्यू हमने मान लो 0 पुट किया, तो 0 + C1 = 16, तो C1 = क्या हो गया 16, तो हम लोग C1 का वैल्यू निकाल लिए 16। ठीक है, इसी तरीके से सारे इक्वेशन का यूज़ करेंगे। अब देखो जो हम लोग के पास सेकंड इक्वेशन है क्या है, R2 + C1, ये वाला, इसको देखो कैसे करते हैं। R2 + C1 = 14, ये दे रखा है अपने को, ये दे रखा है ना, और C1 का वैल्यू अपन निकाल चुके हैं पिछले वाले इक्वेशन से, कितना है 16, तो कुछ नहीं करना। R2 अपने को पता है नहीं, C1 कितना है 16 = 14, बेसिक मैथमेटिक्स लगाओ, R2 = 14 - 16, तो R2 हो गया -2। इस तरह से हम लोग R2 का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, R2 हो गया -3, जो जो निकालेंगे कॉर्नर पर लिखते जाते हैं। और थर्ड इक्वेशन क्या था, R2 + C2, R2 + C2, आप लोग बताइए क्या होगा, पॉज करके देखिए। R2 का वैल्यू क्या निकाले थे यहाँ पे -2। ठीक है, तो -2 + C2 = 8, तो C2 = क्या हो जाएगा 8, और ये माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाता है प्लस, C2 = 10, तो C2 का वैल्यू आ गया 10। फिर अगला इक्वेशन क्या, अब याद रखिएगा हम लोग ये और ये कर चुके हैं। अब R1 + C3 = 12,
R1 प्लस C3 इक्वल टू 12। अब देखो इसमें कोई अपन ढूंढ चुके हैं क्या, पहले से R1 निकाल चुके हैं, 0 है, ठीक है। C3 नहीं निकाला, R1 0 पुट कर दो, 0 प्लस C3 इक्वल टू 12, तो C3 इक्वल टू हो गया 12, यहाँ लिख दो C3 इक्वल टू 12, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, सब समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए ये बताइएगा तो हम उस पर बना देंगे। अब थर्ड क्या है, R3 प्लस C3 इक्वल टू 16, R3 प्लस C3 इक्वल टू 16। तो देखो अभी हम C3 निकाले थे तुरंत, 12 निकाले थे ना ये, तो R3 प्लस 12 इक्वल टू 16, तो R3 हो जाएगा 4। आप देख सकते हो हम लोग सारा वैल्यू निकाल चुके हैं इस तरह से, ठीक है। सारा आर तीन था हमने, R1 R2 R3, ये तो R3 है इस, ठीक है। C1 C2 C3 सब निकल चुका है। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे बता रहा हूँ। देखो इसको लेके चले जाते हैं नीचे ताकि देखना आसान हो। इसको यहीं लगा लेते हैं, यहाँ पे बाद में डिलीट कर लेंगे। अब ये क्या है, एलोकेटेड सेल था, एलोकेटेड सेल, ठीक है। अब जो सेल एलोकेटेड नहीं है उसको क्या कहेंगे, अनएलोकेटेड सेल है, इतना तो आता ही है। तो अनएलोकेटेड सेल क्या है, जो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स था जो अलॉट हुआ वो लिख देंगे, और जो अनएलोटेड रह गया उसको, मतलब अनएलोटेड का मतलब ये है कि ये वाला सेल की बात कर रहे हैं अपन। कौन से सेल, ये वाले सेल जो 20 है, 24 है, 26 है, 18 है, ये क्या अनएलोकेटेड सेल है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। 20, 18, 26, 24, ठीक है। यहाँ पे जो भरा हुआ है यहाँ पे खाली होगा, जो खाली है यहाँ पे वो भरा होगा, ठीक है। दो दो ठीक है, हाँ। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लो R1 R2 R3 C1 C2 C3, और R1 का वैल्यू क्या आया था भाई, R1 का आया था 0, R2 का क्या था -2, R3 का कितना है 4, C1 का कितना है 16, C2 का है 10 और C3 का है 12। कुछ आप लोग को प्रिडिक्ट कर पा रहे हो कि अब क्या करने वाले हैं? अब क्या करेंगे बता रहा हूँ। देखो जैसे ये 20 है तो R1 प्लस C2 इक्वल टू 20, यही होगा ना। C3 प्लस R3, सॉरी तो एलोकेटेड है, ये R2 प्लस C3 इक्वल टू 18। इसी तरीके से करेंगे, तो देखो कर रहे हैं कैसे, R1 प्लस C2 इक्वल टू कितना है, R1 प्लस C2 इक्वल टू 20, ठीक है। ठीक, तो C2 हो गया 10, R1 इक्वल टू 10, तो 20 वाले कॉलम में यहाँ पे हम 10 लिख देते हैं, बताऊंगा आगे क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब ये वाले 24 के लिए करते हैं कुछ, तो 24 का क्या है, R3 प्लस C2 इक्वल टू 24, C2 का वैल्यू कितना है 10, तो R3 कितना बचेगा भाई 14, तो यहाँ पे लिखेंगे 14, ठीक है। इसी तरीके से करना, तो 18 में आएगा यहाँ पे 10 और 26 में आएगा यहाँ पे, कर देते हैं चलो आपके लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा R3 प्लस C1 इक्वल टू
26, C1 कितना है 16, तो R3 हो जाएगा हमारे पास 10, यहाँ पे लिख दो 10। तो जितने भी एनालिटेड थे सबको इस तरह से कर दी। अब क्या करना है देखो, चलो इसमें बताते हैं। 20 माइनस 10 कितना होगा, 20 में अगर 10 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10, ठीक है। उसी तरीके से 24 माइनस 14, तो यहाँ पे बच आएगा मेरे पास 10। 18 माइनस 10, 10, 14, 6, 26 माइनस 10 इक्वल टू 60। हमेशा याद रखिएगा कि इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। अगर पॉजिटिव आता है तो इसका क्या मतलब है कि जो एनएलोकेटेड सेल है अगर पॉजिटिव आया तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा। पॉजिटिव आ गया मतलब हमारा आंसर आ गया। अगर निगेटिव आ रहा है तो फिर से सेम स्टेप को रिपीट करना पड़ेगा और हम लोग को तब तक जाना है जब तक वो माइनस में आता जा रहा है। मतलब माइनस आने का मतलब ये है कि हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को और कम कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। पॉजिटिव आने का मतलब है कि अगर हम इस सेल को अगर हम लोग इस सेल पे काम करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और बढ़ जाएगा। ये नहीं करना, अपने को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कराना है। तो पॉजिटिव आ गया मतलब हम लोग का आंसर आ गया, और यही हमारा आंसर। एग्जाम में आप यहीं तक करके आ जाओ, फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इसी के साथ आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। और जो भी OR का जो सिलेबस है आपको सारा इसी चैनल पे मिलता रहेगा। आप मेक श्योर आगे के अपडेट के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।